ठंड में मायके वर्सेस ससुराल की नींद। माँ, मैंने रसोई समेटकर रात के बर्तन धो दिए हैं और रसोई में पोंछा भी लगा दिया है। सोने जा रही हूँ। गुड नाइट माँ। चंचल अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही होती है कि तभी कामिनी जी मुंह बनाकर कहती हैं, ओ महारानी, वहाँ कहाँ जा रही हो? आज तो ऊपर छत पर सोएगी, नीचे हीटर वाले कमरे में नहीं। माँ, कल भी आपने मुझे छत पर भेज दिया था और परसों भी। अगर आज भी मैं छत पर सोऊंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऊपर बहुत ठंडी होती है। जब ठंड में परेशानी होती है तो ऐसे काम ही मत किया कर कि मैं तुझे छत पर सोने को मजबूर करूं। आज तूने मेरी इतनी महंगी क्रॉकरी सेट की प्लेट तोड़ दी। अब सेट तो खराब हो गया ना। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। धोते समय प्लेट हाथ से छूट गई। मैं नहीं जाती। जा छत पर सो, आज अंदर जगह नहीं मिलेगी। माँ के डर से चुपचाप ऊपर छत पर सोने चली जाती है और खुले में जमीन पर एक चटाई बिछाकर लेट जाती है। छत पर एक चटाई के सिवा कुछ भी नहीं था और कामिनी जी आए दिन चंचल के साथ ऐसा ही करती थी। जब भी चंचल से कोई भी छोटी मोटी गलती होती तो कामिनी उसे छत पर सोने के लिए भेज देती थी। वहीं चंचल ठंडी में तड़प जाती थी। पूरी रात बेचारी चंचल बिना कुछ ओढ़े छत पर ओस से भरे आसमान में सोई थी। रात भर की बहती ठंडी हवाओं और ओस के कारण चंचल सो नहीं पाती और सुबह तक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सुबह ठंडी से राहत मिलने पर जैसे ही चंचल की नींद खुलती है, कामिनी छत पर आ पहुंचती है। अरे ओ महारानी, उठने का समय नहीं हुआ या आराम ही फरमा रही है? माँ, अभी ही सोई हूँ मैं। कुछ देर हुई। रात भर ठंडी में नींद नहीं आई। हट, दूर हट मुझसे और जा जल्दी चाय बना। और सुन, मास्क पहनकर काम करना, वरना तेरी वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। बेचारी चंचल माँ के अत्याचारों के कारण बीमार होने के बावजूद रसोई में जाकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है और सभी को चाय नाश्ता करवाकर सबका टिफिन पैक करने लगती है। क्या बनाया है चंचल आज तूने? पापा, गोभी आलू की सब्जी और पराठे हैं टिफिन में, साथ में जीरा राइस। माँ, आपने इस गवार को कहा नहीं कि आज फली की सब्जी बनेगी? ये क्या है, फिर से आलू गोभी बना दिया इसने? पापा, आज ये खा लो, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे ओ बहरी, सुनाई नहीं दे रहा? मेरे दोनों बेटे क्या कह रहे हैं? जा जल्दी से दूसरी सब्जी बना। माँ, मैं ये भी सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे पनीर खाना है और बनाकर दो या इस कल मुही से बनवाओ। चंचल के लिए ये रोज का था। हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता था। बुखार से तपती आधी नींद में चंचल रसोई में जाकर दोनों भाइयों के लिए उनकी पसंद की सब्जी बनाकर उन्हें पैक करके देती है। अरे ओ चंचल, ये बार बार अपनी सड़ी सी सूरत लेकर हमारे सामने मत आया कर, दिमाग खराब हो जाता है। हमारा दिन ही मनूस हो जाता है। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी तक भूत बनकर एक ही जगह खड़ी है। चल जा काम कर। पिता की फटकार सुनकर चंचल रसोई में जाकर फिर से काम में लग जाती है। पुनीत और कामिनी चंचल के सगे माता पिता थे, लेकिन कामिनी के पहले से 2 बेटे थे और उन्हें बेटियों से कुछ खास लगाव नहीं था। लेकिन तीसरा बच्चा उन्हें बेटी हो जाती है, जिसके कारण कामिनी हमेशा उसे कोसा करती और जैसा बचपन से कामिनी के बेटों ने देखा, वो भी चंचल को उसी तरह से ट्रीट करने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कामिनी जी घर पर किटी पार्टी रखती हैं, जहां कामिनी की सहेलियां और पड़ोसन घर आती हैं। चंचल कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रही थी। इसी बीच कामिनी जी उसे काम में लगा देती हैं। किटी में चंचल बीमार होने के बाद भी सभी की खातिरदारी में लगी हुई थी। चंचल मेहमानों को चाय दे रही होती है कि तभी अचानक से चंचल के हाथ से पड़ोसन पर चाय गिर जाती है। अरे चारू, तुम्हारी तो पूरी ड्रेस खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेती हूँ। वैसे बेटा, तुम्हें बहुत तेज से बुखार है, तुम जाकर आराम करो ना। यहाँ काम क्यों कर रही हो? मुफ्त का खाती है तो क्यों आराम करे भाई? ये बहन तुम्हारी बेटी है चंचल, ऐसी कैसे बात कर रही हो? तभी रजत और निहाल ऑफिस के लिए सूट बूट में बाहर आते हैं। ये क्या बहन, दोनों बेटे सूट बूट में और बेटी की हालत नौकरानी से भी बदतर। ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोगों को यहाँ पार्टी के लिए बुलाया था, जजमेंट देने के लिए नहीं। और बेटियों को जितना दबा कर रखा जाए उतना ही अच्छा है। इनको छूट मिल जाएगी तो नाक से चना चबाना पड़ जाएगा हम जैसे माँ बाप को। आप लोग पार्टी एंजॉय करो, वरना यहाँ डिबेट शुरू हो जाएगी। फिर सारी सहेलियां हंसने लगती हैं। पड़ोसियों और सहेलियों को कामिनी का चंचल के प्रति यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाती हैं। वहीं चंचल के हाथ से आज पड़ोसन के ऊपर चाय गिर गई थी, जिसके कारण कामिनी फिर से चंचल को छत पर ठंड में सोने भेज देती है और बेचारी चंचल ठंड से अकड़ जाती है। वहीं घर में मॉडर्न रसोई होते हुए भी कामिनी अपनी बेटी को परेशान करने के लिए उससे आए दिन घर के बाहर चूल्हे पर पुराने तरीके से खाना बनवाती और सिलबट्टे पर मसाला पिसवाती।
ऐसे ही एक दिन जब चंचल घर के बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी एक महिला कार से वहां गुजरती है और जब वो एक अमीर घर के सामने एक गरीब लड़की को ऐसे चूल्हे पर खाना बनाते देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। अरे ये बच्ची कितनी सुंदर है, लेकिन ये यहाँ ऐसे खाना क्यों बना रही है? या ये इस घर में काम करती है या यहाँ की बेटी है? अरे जो भी हो, तुम्हें क्या करना, चलो। अब सुलोचना जी जब भी वहां से गुजरती तो उनकी नजर ना चाहते हुए भी चंचल पर जाती और रोजाना उसे इतना काम करते देखकर सुलोचना जी को बुरा लगता था। जब वो चंचल के बारे में पता करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि चंचल तो उस घर की बेटी है। अजी उस दिन आपने वो मासूम सी बच्ची देखी थी, कितनी प्यारी और मेहनती है वो। मैं रोज वहां से आते जाते समय उसे देखती हूँ और मैंने उसके बारे में पता भी किया। बहुत सुलझी, समझदार और शांत बच्ची है। हमारा घर अच्छे से संभाल लेगी। मेरे ख्याल से वो हमारे बेटे के लिए परफेक्ट रहेगी। ये बात सुनकर घर में सभी कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं। माँ, ऐसे आप किसी भी लड़की को कैसे पसंद कर सकती हो? हाँ माँ, और वो लड़की तो कितना गरीब जैसे रहती है। काव्या और नव्या, अगर माँ ने किसी को मेरे लिए पसंद किया है तो वो अच्छी ही होगी। मुझे पूरा भरोसा है माँ की पसंद पर। थैंक्स बेटा। ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद सुलोचना जी बात आगे बढ़ाती हैं और कामिनी चंचल के रिश्ते के बारे में सुनते ही हाँ बोल देती है। जिसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और सुलोचना जी के घर वालों को वाकई चंचल भा जाती है, लेकिन कामिनी जी चंचल की राय पूछे बिना ही उसकी शादी तय कर देती हैं, जिससे चंचल बहुत दुखी हो जाती है। माँ, आपने मेरी शादी ऐसे ही तय कर दी, मुझसे पूछा तक नहीं कि शादी करनी भी है या नहीं, लड़का पसंद भी है या नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे अच्छा बुरा तुझसे ज्यादा पता है। और इतना अमीर परिवार है, लड़का भी सुंदर है और कामकाजी है, तो इसमें नापसंद जैसा कुछ है भी तो नहीं। और कब तक तुझे घर पर बिठा कर रखेंगे? आज नहीं तो कल शादी करनी ही है। जब इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया है तो क्यों ही मना करें उसे। पापा की बात सुनकर आगे चंचल की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कहे और कुछ ही दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से चंचल की शादी होती है और चंचल विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। चंचल कई दिनों से ढंग से सोई नहीं थी, जिसके कारण उसके आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे और गृह प्रवेश के समय वो काफी थकी और नींद में नजर आ रही थी। माँ देखो, हमारी प्यारी भाभी आ गई, जल्दी से गृह प्रवेश तो कर दो। भाभी कितनी सुंदर है, मुझे नहीं लगा था कि हमारे घर में इतनी प्यारी भाभी आएंगी, लेकिन भाभी बहुत थकी सी लग रही है। अरे बेटा, शादी ब्याह में तो थकान हो ही जाती है, और बेटी जब विदा होती है तो वो पीढ़ा बयान करना बड़ा मुश्किल है। जब तू विदा होगी तब पता चलेगा कि भाभी का ऐसा हाल क्यों है। हाँ हाँ समझ गई पापा, इसलिए तो अब मम्मी को कहो जल्दी से भाभी का गृह प्रवेश करें, वरना भाभी यही न सो जाए। सुलोचना जी बहू की आरती उतारती हैं और चंचल नींद में ही कलश को दाएं पैर से गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर में आती हैं। मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। सभी बहू के आने से बहुत खुश थे, लेकिन बहुत बहुत चिंता में थे। पता नहीं अब इस नए घर में मेरा क्या हाल होगा, कहीं ससुराल में मेरी जिंदगी और बेकार न हो जाए। सुलोचना जी, नव्या, काव्या, बहू को कमरे में लेकर जाओ। बहू शादी की थकान से कुछ ज्यादा थक गई है, उसे आराम की जरूरत है। ठीक है पापा। जिसके बाद दोनों नंदे अपनी भाभी को एक पुराने से कमरे में ले जाती हैं, जिसकी दीवार की पुत्तियां पूरी तरह से उखड़ी हुई थीं। पूरे कमरे में पानी का एक मटका, लोहे की खाट और एक डिम लाइट थी और ढेर सारे जाले लगे थे। ये देखकर चंचल हैरान हो जाती है। ये मेरा कमरा है? यहाँ की स्थिति तो मेरे मायके से भी बेकार है। हे भगवान, क्या होगा आगे मेरा? मुझे तो लगता है इन लोग बस अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं, कोई अच्छे हैं नहीं। इतना बड़ा घर है लेकिन मेरा कमरा एकदम नौकरों वाला। चंचल पहले से परेशान थी। बहुत दिनों से न सो पाने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ जाती है और अगले दिन पहली रसोई थी, इसलिए चंचल जल्दी उठकर तैयार होकर रसोई में आती है। अरे बहू, तू इतनी जल्दी उठकर रसोई में क्या कर रही है? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सोचा उसकी तैयारी कर लेती हूँ। बेटा, इतनी सुबह पहली रसोई करने की जरूरत नहीं है, सभी आराम से खाते हैं और तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें काम करने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, कुक है वो कर लेगा। 9 बजे कुक आता है, उसके बाद ही कुछ बनेगा, तुम टेंशन मत लो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। कमरे का नाम सुनते ही चंचल फिर से मन ही मन उदास हो जाती है। बात तो ऐसी कर रही है जैसे मेरी बहुत फिक्र है, और ऐसा कमरा दे दिया जो मेरे मायके से भी बेकार है, नींद भी नहीं आ रही उसमें। अब क्या कहूँ माँ जी से? चंचल चुपचाप जाकर करण के बगल में उसी लोहे की खाट पर फिर से लेट जाती है और 9 बजे हॉल में आती है। अब तक कुक आ जाया करता था, पता नहीं क्यों अब तक कुक नहीं आया है। माँ जी, क्या पता आज कुक ना आए, मैं बना लेती हूँ। ठीक है बहू।
हमारी प्यारी भाभी किचन में अकेले काम नहीं करेंगी। चलो नव्या, भाभी की मदद कर देते हैं। हाँ दीदी चलो। फिर दोनों नंदे रसोई में चंचल की पहली रसोई में मदद करती हैं। उसे सब्जी, दाल, चावल हर चीज की तैयारी करके देती हैं। चंचल को केवल बनाना था। शायद ये लोग सच में अच्छे हैं, वरना आज तक मेरे मायके में मेरी माँ ने कभी ऐसे मेरी मदद नहीं की। और ये तो ससुराल की ननंद है, फिर भी मेरी छोटी बहन की तरह हाथ बढ़ाकर मेरी मदद कर रही है। चंचल को बड़ा अच्छा फील आता है। थोड़ी देर बाद चंचल पहली रसोई का सारा खाना बनाकर टेबल पर सजा देती है। बहू क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, छोले पूरी, भटूरे, पनीर पराठा, पनीर टिक्का, दाल तड़का, मटर पुलाव, साथ में मिर्च का अचार, पापड़ और खीर। अरे वाह, मतलब आज तो दावत हो गई। अरे वाह, खाने की खुशबू भी लाजवाब आ रही है। चंचल जल्दी से अब खाना लगा दो, खाने की खुशबू से रहा नहीं जा रहा है। जिसके बाद चंचल सभी को खाना परोसती है और एक कोने में खड़ी हो जाती है। ये क्या, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? आओ बैठो यहाँ। बहू, हम खा रहे हैं और तू खड़ी है। ला, मैं तेरी प्लेट लगाती हूँ। सास बहू की प्लेट लगाती है और उससे साथ बिठाती है। बेटा, तू खुद को इस घर की बहू मत समझ। जैसे हमारी नव्या और काव्या है, वैसे ही तू भी हमारी बेटी है और हमेशा बेटी ही रहेगी। और साथ में खाना खाया कर, बाद में अकेले अच्छा थोड़ी ना लगता है। चलो अब खाओ खाना। चंचल ससुराल में बहुत ही डरी सहमी रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ससुराल में भी उसके मायके की तरह पनिशमेंट ना मिले। वैसे भी उसे ससुराल में जो कमरा मिला था वो उसे बहुत परेशान कर रहा था। चंचल धीरे धीरे खाना खत्म करती है। तभी सास, ससुर, नंद और पति सभी चंचल को उसकी पहली रसोई का तोहफा देते हैं। नंदों ने अपनी भाभी के लिए सुंदर सी डायमंड की ईयररिंग लाई थी। वहीं सास ने बहू को अपना 9 लाख का हार तोहफे के रूप में दिया था। बहू, ये लो तुम्हारा नेक। इन पैसों से तुम्हें जो खरीदना है ले सकती हो। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आईफोन। आई होप सो पसंद आएगा। चंचल ने सोचा भी नहीं था कि उसे पहली रसोई में इतना महंगा तोहफा मिलेंगे। ये देखकर चंचल बहुत खुश हो जाती है। मायके में तो माँ ने बर्थडे पर कभी एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए, और यहाँ सभी मुझे कितना महंगा तोहफा दे रही हैं। शायद मैं गलत हूँ, शायद ये लोग मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अगर अच्छा सोचेंगे तो वो कमरा नहीं, ये सब इनका दिखावा ही होगा। बाद में सासू माँ तिजोरी में रखने के बहाने सब ले लेंगी। बहू ने ये सब सोच ही रही होती है कि तभी सुलोचना जी। बहू कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। मैं कह रही थी, आप ही तिजोरी में रखने वाली हो? बेटा, मैं इसे तिजोरी में क्यों रखूंगी? ये तेरा है, तू ही रख। जब पहनने का मन होगा तो मुझसे मांगेगी थोड़ी ना। ठीक है माँ जी। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। ससुराल में सब कुछ नॉर्मल था। चंचल बिना बोले उठकर घर का सारा काम कर लेती है कि उसे मायके की तरफ ससुराल में सजा न मिले। बेटा, 9 बजे सारे नौकर आ जाते हैं। तू रोज इतना काम क्यों करती है? मत किया कर। और रात में अच्छे से सोती नहीं है क्या? देखो कितने डार्क सर्कल हैं। कैसे बताऊं कि वो कमरा कितना बुरा है। वहाँ तो नींद ही नहीं आती। मायके में ठंड से परेशान होकर सो नहीं पाती थी। ससुराल के कमरे को देखकर ही अजीब सा डरावना लगता है और नींद नहीं आती। पापा जी, बस ऐसे ही। बहू अपनी पीड़ा को अपने मन में ही छुपा लेती है, लेकिन सुलोचना जी सब भांप जाती हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ऐसे ही एक दिन फिर ससुराल का कुक नहीं आता तो चंचल रसोई में खाना बनाने चली जाती है। नव्या बोलती है, अभी तक कुक नहीं आया क्या? भाभी रसोई में गई है? शायद नहीं आया, भाभी ही खाना बना रही है। चलो मदद कर देते हैं। दोनों नंदे रसोई में जाती है जहाँ बहू खाना बना रही होती है। जब देखो तब हमारी प्यारी भाभी अकेले ही रसोई में लगी रहती है। और ये क्या, हाथ से 1 घंटे से सब्जी काट रही हो? यहाँ लाओ, ये देखो सब्जी चॉपर है, बस इसमें डालो, कट गई। लाओ मैं कर देती हूँ भाभी। सिलबट्टा कहाँ है? मैं मसाला पीस लेती हूँ। अरे आप सिलबट्टे में मसाला पीसोगी तो हाथ में फफोले आ जाएंगे। लाओ मैं मिक्सी में पीस देती हूँ। ठीक है, मैं आटा लगा देती हूँ। लो भाभी, सब्जी कट गई। और हाथ से आटा क्यों लगाना? ये देखो रोटी मेकर और आटा लगाने की मशीन है ना, इसमें आटा डालो, गूंथ कर बाहर आ जाएगा। और फिर रोटी मेकर में आटा डालो, 2 रोटी बनकर बाहर। लाओ मैं कर देती हूँ, बस आप सब्जी बना दो। भाभी के हाथ की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, क्यों दीदी? बिल्कुल सही कहा तुमने नव्या। जिसके बाद चंचल सब्जी बनाने में लग जाती है और दोनों नंदे फटाफट सारा खाना तैयार कर देती हैं। सारा खाना तो रेडी हो गया। हाँ आप चलो, आप चलकर रेस्ट कर लो। नंदन जिस तरह से चंचल को मानती और उसकी हेल्प कर रही थी, ये देखकर चंचल की आंख भर आती है और उसे उसके मायके के वो बुरे दिन याद आ जाते हैं। आज तो इस ठंड में बाहर चूल्हे पर ही खाना बनाएगी। और सुन, मिक्सी या रसोई के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल नहीं करेगी। तेरी वजह से मेरे बेटे का दिन खराब हुआ। बोला था सुबह सुबह उसके सामने मत आना। अब तेरी सजा यही है।
जिसके बाद चंचल रात की भरी सर्दी में बाहर चूल्हे पर खाना बनाती है और सिलबट्टे पर ही मसाला पीसती है, जिससे उसके हाथ में बड़े बड़े फफोले आ जाते हैं। माँ, हाथ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत छाले आ गए हैं। मैं कुछ नहीं जानती, बर्तन धोए बिना सोएगी नहीं तू, और आज कमरे में दिखाई मत देना, ऊपर छत पर ही सोएगी तू, यही तेरी सजा है। जिसके बाद चंचल सारा काम करके हाथों का दर्द, आंखों में थकान लिए सारी सर्द में छत पर लेट जाती है। पूरी रात ठंड में कांपते हुए चंचल सोने की कोशिश करती है और ठंडी से बीमार पड़ जाती है। क्या सोचने लग जाती हो भाभी? कुछ नहीं ननन जी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन जब बहू घर का सारा काम निपटा कर अपने कमरे में जा रही थी। बहू वहां कहाँ जा रही है? माँ जी अपने कमरे में। आपसे तुझे वहां सोने की कोई जरूरत नहीं है। सास की बात सुनकर बहू घबरा जाती है और कहीं अब सास भी उसे भारी ठंड में छत पर सोने के लिए मजबूर न करे तो। बहू ऊपर चल, आपसे तू छत पर ही रहेगी। सास की बात सुनकर चंचल रुआसी हो जाती है और डर जाती है कि अब तो उसे वैसे ही सोना पड़ेगा जैसे भरी ठंड में उसकी माँ उसे छत पर सोने भेज देती थी। क्या सोच रही हो बहू? चलो जल्दी। सुलोचना बहू का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ाने लगती है। वहीं बहू बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी कि अब उसका क्या होगा। तभी सुलोचना जी बहू को छत पर बने एक आलीशान से कमरे में ले जाती हैं। जितना बड़ा उनके घर का एरिया था, ऊपर वाले फ्लोर में उसके आधे से ज्यादा में वो एक कमरा बना हुआ था। मार्बल का फर्श, हल्के नीले गुलाबी सफेद पर्दे, एक बड़ा सा एडवांस AI टीवी, कमरे में एलेक्सा, बड़ी सी खिड़की जिससे बाहर का गार्डन और पूल व्यू दिखे। कमरे का बेड तो मोर के पंखों से भी ज्यादा मुलायम था, कोई उस पर लेट जाए तो कुछ ही सेकंड में नींद आ जाए। वहीं कमरे में ठंडे के लिए हीटर, गर्मी के लिए AC, वॉशरूम भी किसी 5 स्टार होटल के लग्जरी वॉशरूम जैसा। ये सब देखकर चंचल एक पल को सदमे में आ जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या है। बहू क्या हुआ? कहाँ खो गई? ये तेरा और करण का कमरा है। माफ करना बेटा, तुझे इतने दिन हमारी वजह से उस बेकार से स्टोर रूम में रहना पड़ा, लेकिन हम तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। शादी के पहले ही हमने तेरे और करण के लिए करण का पुराना कमरा तोड़वा कर ये बड़ा और मॉडर्न लग्जरी वाइब वाला कमरा बनवाने की सोची थी, और इसमें इतना काम था कि शादी तक रेडी ही नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कुछ दिन बहू को परेशान करने जैसा सरप्राइज दिया जाए। मम्मा, भाभी सरप्राइज कम शॉक्ड ज्यादा लग रही है। बहू पूरा कमरा देखकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं था कि ये उसका कमरा है। थैंक यू सो मच माँ जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे लिए इतना सोचते हो। मुझे तो लगता था कि यहाँ भी मेरी वैसे ही नींद हराम रहेगी जैसे मायके में रहती है। जिसके बाद चंचल ससुराल वालों को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी माँ उसे हर छोटी गलती पर कड़ी पनिशमेंट देती और रात रात भर उसे भरी ठंड में बिना बिस्तर के छत पर फर्श पर खुले आसमान में सोने पर मजबूर करती। बहू का दुख सुनकर सास नंद की आंखें भर आती हैं। बेटा, आपसे तुझे किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ अब भी जिंदा है। आज चंचल बहुत सिक्योर महसूस कर रही थी। भाभी, अब आप आराम से अपने इस लग्जरी कमरे में चिल करो। टेक अ स्लीप। हमें अपनी प्यारी भाभी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद चंचल अपने कमरे में सो जाती है और सुबह से शाम कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। ओह शिट, मैं इतनी देर से सो रही हूँ, पता ही नहीं। उठ गई हमारी प्रिंसेस। अजी माफ करना, कैसे नींद लग गई पता ही नहीं चला। अभी तो बहुत काम पेंडिंग होगा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो और काम की टेंशन मत लो। नौकर है ना, मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स मंगवा दिए हैं, वो खा लो और फ्रेश हो जाओ। थोड़ी देर में नौकर चंचल के लिए स्नैक्स और इवनिंग टी लेकर आते हैं। चंचल खाकर नहाने चली जाती है। उसके बाद बाथरूम में गीजर लगा हुआ था, वो गर्म पानी से अच्छे से शावर लेती है। बहुत दिन बाद आज अच्छे से चंचल की नींद पूरी हुई थी और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ये कमरा तो एकदम परियों जैसा कमरा है। ऐसा लगता है कि मैं इस घर की क्वीन विक्टोरिया हूँ। इतनी सारी फैसिलिटीज हैं इस कमरे में। बहू नहाकर तैयार हो जाती है कि तभी दोनों नंद कमरे में आती हैं। भाभी, इतने दिन हो गए, आप अभी भी ये इतना भारी भरकम साड़ी पहनते हो। चलो आज हम आपको शॉपिंग करवाते हैं। जिसके बाद दोनों नंदे और करण चंचल को शॉपिंग ले जाते हैं, जहां चंचल को वो ढेर सारी मॉडर्न इंडो वेस्टर्न सुंदर सुंदर ड्रेसेस दिलाते हैं। साथ में बहू के लिए अच्छे ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। और जब बाहर जाने लगते हैं तो भैया, एक चीज तो हम भूल गए। देखो भाभी की आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल्स हैं। इस मॉल में एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ डार्क सर्कल को हटाने की क्रीम मिलती है। रिजल्ट भी 7 दिन के अंदर आ जाता है। अरे फिर लेके आते हैं, फिर फूड जंक्शन जाकर कुछ बढ़िया सा खाएंगे। नंदे बहू को डार्क सर्कल की क्रीम दिलाती हैं। फिर सभी बाहर ही बढ़िया सा डिनर करते हैं और घर जाते हैं। घर जाते ही नौकरों ने पहले से ही कमरे को हीटर चला दिया था, इसलिए बहू को कमरा गर्म मिलता है। जैसे ही चंचल बिस्तर पर लेटती है उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह हमारा कमरा छत पर है, लेकिन यहाँ जरा भी ठंड नहीं लगती। ये कैसे?
अरे मैडम जी, क्योंकि इस कमरे में इनबिल्ट हीटर लगा है और वो रूम टेम्परेचर पर सेट है ताकि आप आराम से सो सको। वाह, ये तो काफी अच्छा है। ससुराल में सभी बहू की बहुत केयर करते हैं। ससुर जी जब भी बाहर से आते तो घर की बहू और बेटी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते और सभी मजे से एंजॉय करके खाते। वहीं सुलोचना जी जैसे कपड़े बेटी के लिए लाती वैसे ही कपड़े बहू के लिए भी खरीद कर ले आती है। ये देखकर एक बार फिर चंचल को मायके की याद आ जाती है कि कैसे मायके में उसकी माँ भाई को नए नए कपड़े दिलाती थी, लेकिन चंचल सालों तक 2 जोड़ी कपड़े ही घिस रही थी। एक दिन जब सुलोचना जी अपनी बहू के साथ बाहर जा रही थी। बहू, ये क्या फिर से साड़ी पहन ली? आज तो कुछ बढ़िया सा पहन करा। तू और मैं शॉपिंग जा रहे हैं, लगना चाहे कि सास बहू नहीं माँ बेटी जा रही है। भाभी, दीदी तो आज बाहर गई हैं अपनी फ्रेंड के साथ, चलो मैं आपको तैयार कर देती हूँ। फिर नव्या अपनी भाभी को एक बढ़िया सा 1 पीस पहनने को देती है और बहू का हल्का सा मेकअप और हेयर बनाती है। अब लग रही है बहू एकदम मेरी नव्या और काव्या जैसी। चलो। दोनों सास बहू जब बाहर आती हैं तो सभी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे आंटी जी, बहू को इतनी छूट देना भी ठीक नहीं है, ऐसे 1 पीस पहनाकर घुमा रही हो। बहुएं तो साड़ी और संस्कारी कपड़ों में ही अच्छी लगती है। आजकल के लोगों को पता ही नहीं क्या हो गया है, बहू को बेटी बनाने चली है। देखना एक दिन यही बहू तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देगी। अरे बहू को शर्म नहीं है तो तुम तो शर्म करो, बहू को ऐसे कपड़ों में घुमा रही हो। पड़ोसनों के कांटे जैसे चुभने वाले तानों को सुलोचना जी शांति से सुनती हैं। तान्या, तुम्हारी सास ने तुम्हें मनचाहे कपड़े नहीं पहनने दिए, तुम्हारे तौर तरीकों से नहीं रहने दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी पाबंदी दूसरों पर थोपो। सुहानी जी, आप इज्जत की बात करती हैं, अपनी बेटी को देख लो, रात 1 बजे छोटे कपड़ों में ड्रिंक करके आती है। क्या वो इज्जत नहीं है? कल्याणी जी, आप शर्म की बात कर रही हो? 55 में बचपन आ रहा है आपका। रात के 10 बजे क्लब से में जाकर ड्रिंक करती हो, लोगों के साथ चिल करती हो। और माला जी, आप तो भाई धन्य हो, आपकी बेटी ने अपनी सास को शादी के अगले ही दिन वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया, तो दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट कर रही हो। माँ, अब रहने दीजिए, हम चलते हैं, अपना मूड मत खराब कीजिए। सुलोचना जी की तीखी कड़वी बातें और सीधा जवाब सुनकर पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है और बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी खुद की माँ ने भी कभी उसके लिए ऐसी आवाज तो नहीं ही उठाई होगी। बहन जी, अरे रात के 10 बज गए हैं, आपकी बेटी ने छत से कपड़े नहीं उठाए, ओस में भीग जाएंगे। कामिनी पड़ोसन की आवाज सुनकर भड़क जाती है और अभी अभी सोने गई चंचल के ऊपर भरी ठंड में कामिनी जी फ्रिज का ठंडा पानी डाल देती हैं। बहुत लापरवाही करती है ना, अगली बार से याद रहेगा, तेरी वजह से सारे कपड़े ओस में गीले हो गए हैं। अब तो भी इन्हीं कपड़ों में रहे रात भर भीगे कपड़ों में ठंडी में रहने से चंचल बहुत परेशान हो जाती है और आए दिन उसके साथ यही हुआ करता था। एक माँ है जो किसी के न भड़काने पर भी भड़क जाती थी, और एक माँ से प्यारी सास, कोई कुछ भी कहती, कभी मुझे बुरा नहीं कहती। थैंक यू माँ जी। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग करके बाहर चाट पकौड़े खाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कुक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो समय से पहले ही घर चला जाता है। आज कुक नहीं आया है, मैं खाना बना देती हूँ। जब देखो तब इस बच्ची को रसोई में जाने की घाई रहती है। पापा, अब से इसकी रसोई हम बंद ही कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा शेफ रख लेते हैं। लेकिन आज तो खाना बना लेने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों माँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, कभी कभी बाहर भी खाना चाहिए। जिसके बाद सभी तैयार होकर बाहर खाना खाने जाते हैं और टेबल पर सब कुछ बहू की पसंद का ही आता है। अब चंचल को वो प्यार और अहमियत मिलती जो उसके मायके में कभी उसे नहीं मिली थी, और ससुराल में उसे प्रिंसेस जैसा रखा जाता। चंचल की नींद को कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसे आराम से परियों जैसे रखा जाता है। वहीं चंचल भी ससुराल में सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। उसके आलीशान कमरे में इतनी सुविधा थी कि वो बड़े ही शान से रह पाती थी, और अच्छी नींद मिलने के कारण और डार्क सर्कल की क्रीम के इस्तेमाल से उसका डार्क सर्कल भी जल्दी ही गायब हो जाता है। हमें भी तो जब भी चिल करना होगा भाभी के कमरे में करेंगे, क्यों भाभी? हाँ, हम सब साथ में चिल करेंगे। दीदी देखो, भाभी की आंखों के नीचे की डार्क सर्कल्स कितने कम हो गए। ये सब उस क्रीम का कमाल है। क्या ग्लो कर रही है भाभी की स्किन। अरे, क्रीम लगी आंखों के नीचे और ग्लो आ रहा है गाल से। करण की फ्लर्टी लाइन सुनकर चंचल ब्लश करने लगती है। अब चंचल को ससुराल में सुकून भरी नींद और प्यार दोनों मिलता है, जो उसे अपने मायके में कभी नहीं मिला था।